प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत हिंदी के कहानीकार अमरकांत के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का अध्ययन करेंगे। अमरकांत बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं तथा नई कहानी लेखकों में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। उन्होंने कई विधाओं में लिखा है और अपनी कहानियों में आधुनिक विषयों एवं ज्वलंत समस्याओं को प्रमुख स्थान दिया है। नई कहानी के दौर में एक अलग तरह से लेखन करने वाले अमरकांत जी, जिनका वास्तविक नाम श्री राम वर्मा है, उनका जन्म 1925 में बलिया जिले में हुआ था। बीए तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत रहे तथा उन्होंने दैनिक सैनिक, दैनिक अमृत पत्रिका, दैनिक भारत, पाक्षिक मनोरमा, मासिक कहानी के संपादकीय विभागों में कार्य किया और मनोरमा नामक पत्रिका से सेवानिवृत्त हुए। हिंदी, अंग्रेजी तथा उर्दू भाषाओं पर उनका पूर्ण अधिकार था। उनकी प्रमुख रचनाएं कुछ इस प्रकार हैं, देखेंगे। उपन्यास आकाश पक्षी, सूखा पत्ता, ग्राम सेविका, कटीली राह के फूल, काले उजले दिन, बीच की दीवार, इन्हीं हथियारों से सुखजीवी आदि। कहानी संग्रह जिंदगी और जोक, मौत का नगर, देश के लोग, मित्र मिलन तथा कुछ अन्य कहानियाँ, तूफान, कला प्रेमी, कुहासा, एक धनी व्यक्ति का बयान। उनकी समस्त कहानियाँ अमरकांत की संपूर्ण कहानियाँ नाम से 2 खंडों में प्रकाशित हो चुकी हैं। अमरकांत ने बच्चों के लिए बानर सेना, नेऊर भाई, खूंटा में दाल है, मंगरी, सुग्गी चाचा का गांव, अगरूलाल का फैसला आदि रचनाएं भी लिखी। अमरकांत सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। अमरकांत वस्तुतः उन कहानीकारों में गिने जाते हैं जिन्हें शिल्प विधान की अधिक चिंता नहीं है, अपितु यथार्थता का पक्षपात अधिक रहता है। यही कारण है कि इनकी अधिकतर कहानियों में भारतीय मध्यम वर्ग के विश्वसनीय चित्र देखने को मिलते हैं। अमरकांत प्रेमचंद की परंपरा के कहानीकार हैं और वह भी कफन कहानी के
परंपरा के। इस कारण अमरकांत की जिंदगी और जोक कहानी का मुख्य पात्र रजुआ कफन के घीसू माधव की कोटि का पात्र है। उनकी कहानियां जीवन की वास्तविक जमीन से उठाई गई हैं, इसलिए वो अपनी कहानियों में किसी क्रांति की बात नहीं करते, क्योंकि उनका विचार और दृष्टि में गहरा विश्वास है और उनकी कहानियों का व्यंग उनकी दृष्टि से ही प्रसूत होता है। व्यवस्था की भयावता ने जिंदगी को कितना असहाय और भयावह बना दिया है, यह अमरकांत की कहानियों से स्पष्ट होता है। अमरकांत अपनी कहानियों में कहीं भी फंटेसी का प्रयोग नहीं करते। उनकी कहानियां सउद्देश्य होती हैं, उसमें वो नाटकीयता का प्रयोग करते हैं और ये नाटकीयता जीवन के प्रति गहरे लगाव और करुणा को जन्म देती है। अमरकांत की कहानियों में जिस जीवन का अंकन होता है वह बहुत विश्वसनीय होता है। उनकी कहानियों में व्यंग और करुणा एक साथ अभिव्यक्त होते दिखाई देते हैं। उदाहरण के रूप में उनकी बहुचर्चित और प्रसिद्ध कहानी डिप्टी कलेक्टर को लिया जा सकता है। डिप्टी कलेक्टरी कहानी मध्यम वर्ग की समस्याओं एवं मानसिकताओं को लेकर लिखी गई है। उदाहरण के रूप में शकलदीप बाबू का पुत्र नारायण डिप्टी कलेक्टरी पाने के लिए बहुत मेहनत करता है, क्योंकि मेहनत से क्या कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। तथापि शकलदीप बाबू का असली भरोसा तो भाग्य पर ही है। भाग्य और परिश्रम के बीच एक अजीब विडंबना उत्पन्न होती है। शकलदीप सपने देखते हैं और आशंकाओं से ग्रसित भी रहते हैं, इसलिए कहानी एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति के सपनों और आशंकाओं के द्वंद्व की कहानी बन जाती है। मध्य वर्ग की मानसिकताओं को पूरी गहराई से उकेरना अमरकांत की कहानियों की सबसे बड़ी विशिष्टता है। इसके अतिरिक्त दोपहर का भोजन, डिप्टी कलेक्टरी, जिंदगी और जोक, हत्यारे आदि कहानियों में भारतीय मध्य वर्ग के विश्वसनीय चित्र देखने को मिलते हैं। उनके समकालीन जो अन्य कहानीकार हैं उनमें यह बात इतनी प्रखरता से नहीं दिखती, क्योंकि अमरकांत किसी आरोपित शिल्प विधि के द्वारा अपनी कहानी को नयापन देने की कोशिश नहीं करते। उनका सारा नयापन उनकी सहज और सरल अभिव्यक्ति में है और यही विशेषता अमरकांत को प्रेमचंद के निकट ले जाती है। हमारे पाठ्यक्रम में जो डिप्टी कलेक्टरी कहानी अमरकांत की है उसका एक सार आप देखेंगे।
नई कहानी के दौर में अमरकांत एक समर्थ कहानीकार के रूप में दिखाई देते हैं, जिसमें उनकी 3 कहानियाँ विशेष रूप से देखी जा सकती हैं। जिंदगी और जोक, दोपहर का भोजन और डिप्टी कलेक्ट्री। ये तीनों ही कहानियाँ मध्यम वर्ग की हताशाओं, आकांक्षाओं की कहानियाँ हैं। और डिप्टी कलेक्ट्री कहानी जिसमें अमरकांत ने मध्य वर्ग के व्यक्ति की महत्वाकांक्षाओं के संसार की बड़ी विश्वसनीय तस्वीर खींची है। कहानी के मुख्य पात्र बाबू शकलदीप को आशा है कि उनके पुत्र नारायण को डिप्टी कलेक्ट्री की नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि उनका बेटा बहुत परिश्रमी है और बहुत लगन, निष्ठा, मेहनत से वो परीक्षा की तैयारी कर रहा है और मेहनत से सब कुछ मिल जाता है, ऐसा समझ में आता है। किंतु यह भी सच है कि शकलदीप बाबू को भाग्य पर भरोसा है। वे चाहते हैं कि उनका पुत्र डिप्टी कलेक्टर बने, इसलिए वो अपने पुत्र की परीक्षा की तैयारी में पूरा साथ देते हैं और एक डिप्टी कलेक्ट्री के पिता का अभिनय करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ईश्वर का भजन पूजन करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं अपने पुत्र के डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए, मंदिर में प्रसाद भी चढ़ाते हैं और इस तरह से वो धर्म कर्म में पूरी तरह से लिप्त रहते हैं। बेटा डिप्टी कलेक्टर बन जाए, यह केवल शकलदीप बाबू का ही सपना नहीं है। पूरा परिवार ये चाहता है कि वो डिप्टी कलेक्टर बने, पर सपना आशा है और यथार्थ निराशा है। शकलदीप बाबू का मन सशंकित रहता है जब वे यह सोचते हैं कि उनका पुत्र डिप्टी कलेक्टर बन जाएगा, तो उनके मुख पर हर्षोल्लास होता है, और जब वे शंका में डूबते हैं तो उन्हें निराशा चारों ओर से घेर लेती है। और इस कहानी में अमरकांत ने शकलदीप बाबू की आशा और निराशा का बड़ा ही मर्म और हृदय स्पर्शी चित्रण किया है। निराशा बड़ी दारुण है, पर शकलदीप बाबू उसे आशा बनाने का प्रयास करते हैं। शकलदीप बाबू का बेटा नारायण अथक परिश्रम करता है और वो परीक्षा में उत्तीर्ण होता है, लेकिन इंटरव्यू के लिए जब उसे बुलाया जाता है तो वह उसमें चयनित नहीं होता है और पूरे परिवार में नारायण को लेकर के जो एक सपना संजोया गया था वो धराशायी हो जाता है। और जब यथार्थ में उनका स्वप्न टूटता है और नारायण डिप्टी कलेक्ट्री में नहीं चुने जाते, तो अमरकांत ने उनकी विडंबना को बड़ी गहराई से उभारा है। जैसे
उनका चेहरा पतला पड़ जाता है, आंखें और धंस जाती हैं, उनका पूरा शरीर कांपने लगता है, उनकी सांस गले में अटक जाती है। यह स्वप्न भंग का बड़ा मार्मिक चित्र है और कहानी जो है अंत में पाठक को झकझोरती है और बहुत कुछ सोचने को मजबूर कर देती है। इस तरह अमरकांत की डिप्टी कलेक्टरी कहानी में उन्होंने एक मध्यम वर्ग की आशा, आकांक्षा और उसकी जो समस्याएं हैं उसको चित्रित किया है। धन्यवाद।